अच्छा जनाब, इस मौके पर ना एक थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो अगली बात करने वाला हूँ वो शायद आपको इस पर्सपेक्टिव के बगैर पूरी तरह समझ ना आए या उसका फ़ायदा समझ में ना आए कि व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ व्हाट वी आर अबाउट टू डिस्कस। वी हैव नॉट अभी तक की चीज़ें तो सारी की सारी उनकी तो मोटिवेशन क्लियर है। यहाँ से आगे की कुछ बातें हैं जिसकी मोटिवेशन के लिए आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल contextualize the situation in which your latches are used. सो फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने एक असेंबली लैंग्वेज का फंक्शन हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रजिस्टर ए एक्स एंड आई वॉन्ट टू डू ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स. ठीक है, आप इनको शॉक में कहना चाहें तो आर ए एक्स आर बी एक्स आर सी एक्स कह लें, या इनको एक्स बी एक्स सी एक्स कह लें, डजेंट मैटर, ए बी सी कह लें, कुछ भी कह लें. ठीक है, तो मैं इसके लिए करता ये हूँ कि लेट मी क्रिएट एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है जी, ये मेरे पास एक ए एल यू बन गया. इसको थोड़ा सा अगर मैं बाय कन्वेंशन ड्रॉ करूँ तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लेट मी एक्चुअली ड्रॉ इट बाय कन्वेंशन. सो इट गोज समथिंग लाइक दैट एंड हियर इज़ माय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये ए एल यू है जो प्लस करने वाला है. तो ये ऐड करने का मैंने खाली हिस्सा बनाया है, ये मेरा ए एल यू है. और इसके अंदर ये मेरे पास 64 लाइंस यहाँ पर जा रही हैं. 64 बिट रजिस्टर्स हैं, लेट्स अज्यूम. अब 64 की हैं तो इनको मुझे आर ए एक्स आर बी एक्स आर सी एक्स ही करना पड़ेगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. और सिमिलरली 64 बिट्स यहाँ जा रही हैं. ये लाइन आपको याद होगा, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि ये हम पैरेलल लाइंस जिसको बस कहते हैं वो इंडिकेट करने के लिए होती हैं. तो 64 लाइंस जा रही हैं. फ़र्ज़ करें ये मेरा एक रजिस्टर है. दिस इज़ माई आर बी एक्स एंड दिस इज़ माई आर सी एक्स रजिस्टर. ठीक है, ये इसकी 64 की 64 ए एल यू में गई. ए एल यू में से 64 बिट का आंसर निकला और वो 64 बिट का आंसर जो है मेरे रजिस्टर आर ए एक्स के अंदर आकर आर ए एक्स के अंदर आकर स्टोर हो गया. ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ कि हाउ डू आई मेक दिस हैपन. ठीक है, और ये देखते हैं कि ये तो बहुत आसान हमें लगेगा, लेकिन इससे आगे की चीज़ें शायद इतनी आसान ना लगे. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एएलयू के अंदर इनकी इनपुट्स कैसे पहुंचानी है ये हम आगे जाकर देखेंगे कि वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉमन बस जिसके थ्रू हम इसके इनपुट के ऊपर किसी भी चीज़ को भिजवा सकते हैं. वी यूज़ मल्टीप्लेक्सर्स हियर कि एएलयू की इनपुट के ऊपर किस रजिस्टर को ट्रांसमिट करने की इजाज़त है. तो इसकी एक इनपुट के ऊपर बी एक्स ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरी इनपुट के ऊपर सी एक्स ट्रांसमिट कर रहा है. ये इजाज़त हमने मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू देनी है. 64 लाइन्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे हर लाइन के लिए बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा और उसके ऊपर उसमें से हम ये सिलेक्ट करेंगे कि उस लाइन के ऊपर किस रजिस्टर की वो वाली बिट जो है वो ट्रांसमिट कर रही है. ये खैर जब मौका आएगा तो इसको देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको आप छोड़ दें. फ़र्ज़ करें बी एक्स और सी एक्स की वैल्यू इसके अंदर जा रही है. नाउ द प्रॉब्लम इस, ये तो खाली रीडिंग थी. यहाँ आउटपुट जो इसकी जा रही है वो रजिस्टर आर ए एक्स के अंदर जा रही है. एक तो पहले किसी तरह से हमने ए एक्स तक इसको पहुंचाना है, पहुंच गई. अब किसी तरह से हमने ए एक्स को कहना है कि इसकी वैल्यू को सेव कर लो. तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा मेरा रजिस्टर ए एक्स जो है उसकी 64 की 64 बिट्स में हर बिट की जगह एक डी लैच लगी हुई है. सो आई हैव अ डी लैच हियर and I have 64 D latches. So this is the D latch number 63, 62 and this is D latch number 0. तो ये सब के सब मेरी D latches लगी हुई हैं. ठीक है, और इन सब की जो क्लॉक है वो मैंने जोड़ कर लगा दी है. सो आई हैव अ कॉमन क्लॉक. ठीक है, जो इसकी क्लॉक की इनपुट थी ना, या जिसको जो इसकी कंट्रोल की इनपुट थी, जो मर्जी उसको समझ लें. सो अब अगर मैं इस कंट्रोल की इनपुट को 1 कर दूं इस पॉइंट के ऊपर, तो जो कुछ भी बाहर से आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है. और जैसे ही मैं इस क्लॉक की इनपुट को 0 करूंगा तो जो भी आखिरी वैल्यू उस वक्त तक इसमें पड़ी हुई नजर आ रही होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी. सो फार सो गुड, इट इज़ वर्किंग फाइन. यहाँ तक कोई मसला नज़र नहीं आ रहा. मसला आपको उस वक्त नजर आएगा जब मैं इस तरह की कोई चीज इंप्लीमेंट करूंगा. व्हाट इफ आई से आर ए एक्स is equal to RAX plus RBX. So now instead of using the CX here, I'm using the output of the register RAX to feed into the second input of the arithmetic logic unit. और अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि क्या आपको कोई मसला नज़र आ रहा है हमारे इस पूरे सिचुएशन के अंदर.
पहले तो अपने आप से ये पूछें कि आपको सब कुछ क्लियर है, सारे के सारे रजिस्टर जो हैं जितने बिट के हैं, हर बिट जो है वो एक डी लैच से मिलकर बनी हुई है। आपने ये क्लॉक की इनपुट को यहाँ पर 1 किया हुआ है, एंड समहाउ आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट। और अब ज़रा थोड़ा से सर्किट को एनालाइज करें, बेशक वीडियो पॉज करके। आई होप कि आपने एनालिसिस किया है, और अब ज़रा मैं आपके साथ मिलकर एनालिसिस करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे रजिस्टर आर बी एक्स के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ था वो सारी बिट ज़ीरो थी, बस 1 पड़ा हुआ था इसमें। और फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे रजिस्टर आर ए एक्स के अंदर भी 1 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये 1 यानी कि ज़ीरो बिट जो है इसकी 1 है, बाकी सब ज़ीरो है। ये 1 यहाँ से होता 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 यहाँ पहुँचा। अब ज़ाहिर है वायर का हमने प्रोपेगेशन डिले 0 एज्यूम कर लिया है, तो ये दोनों वंस यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये दोनों वंस ALU में जाएंगे, एडर लगा हुआ होगा अंदर, 64 बिट का एडर है, उसने 64 बिट के एडर ने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और आंसर के अंदर 2 प्रोड्यूस किया। और ये क्योंकि क्लॉक इनेबल्ड थी, ये 2 यहाँ से आया और इस 1 की जगह आफ्टर फॉर एग्जांपल इस पूरी चीज़ का प्रोपेगेशन डिले मैं कहता हूँ TP है, जो कि अब ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा होगा, दिस इज़ अ होल एडर सर्किट, बट एनी हाउ जितना भी है TP टाइम के बाद ये 1 से 2 बन गया। अब मैंने करना क्या था, मैंने करना था आर ए एक्स इज इक्वल टू आर ए एक्स प्लस आर बी एक्स, लेकिन हुआ क्या, इस पॉइंट के ऊपर अब ये दोबारा यहाँ से 2 निकलेगा। अब इन लाइंस के ऊपर 2 आ चुका है, क्योंकि देखें ये हमने कहा है जैसे ही इसमें 2 पहुंचेगा ना, उसके बाद अब आपके पास जीरो टाइम के अंदर ये वाली चीज़ भी 2 हो चुकी होगी। जैसे ही ये 2 हुई है, प्रोपिगेशन डिले के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा और वो 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। इसने तो काउंटिंग शुरू कर दी, यानी क्लॉक जब तक 1 है, जो कुछ भी इनपुट पर आ रहा है, साथ ही क्योंकि वो प्रोपिगेशन डिले के बाद आउटपुट पर भी आ जाता है, देयर इज बाय द वे प्रोपिगेशन डिले हियर एज वेल। So is propagation, let me call this TPA for ALU, and this let me call this TPAX for AX register. So ये सेकेंड प्रोपिगेशन डिले के बाद वो चीज़ यहाँ आउटपुट पे अवेलेबल हो जाती है, और फिर वो पीछे जाती है, और फिर वो चेंज होकर आउटपुट में आती है। तो ये तो एक कम्बिनेशनल सर्किट की तरह काम कर रहा है, जब तक मैं क्लॉक को ज़ीरो ना कर दूं। अब ये क्या मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाऊंगा कि अच्छा जितनी देर में ये इन आउटपुट यहाँ से निकल कर यहाँ पहुंचेगी, इसमें से गुजरेगी, आउटपुट पे आएगी, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी और अभी बाहर ना निकलने पाई होगी, तो मैं क्लॉक को ज़ीरो कर दूंगा। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। यू कैन क्लियरली सी दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। ये बात समझ में आई है? एक दफ़ा फिर से करूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए मसला क्या हुआ है, मसला यही हुआ है ना कि जो आउटपुट है, देखिए किसी भी लेट मी रब ऑफ सम स्टफ एंड लेट मी मेक इट नाइसर एंड क्लियरर। ऑलराइट, और फर्ज करें मैं इसमें अब वैल्यू कुछ और रख लेता हूँ। मैं इसमें रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल पर्पल कलर, एंड लेट्स से इसमें 3 पड़ा हुआ है, मेरे रजिस्टर में 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आर ए एक्स प्लस आर बी एक्स हो जाए। आर ए एक्स में 3 है और आर बी एक्स में 1 है, तो मैं आंसर में चाहता हूँ मेरे पास 4 आ जाए। दैट्स द इंटेंट। सादा सा ऐड की कमांड है जो मैंने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। Now, so the 3 is available here, and the 3 and 1 will get added, and after this TPA time, there will be a 4 here. ठीक है, मेरी क्लॉक इस वक्त 1 है। ठीक है, क्लॉक 1 है, 4 यहाँ से अंदर दाखिल हुआ, और साथ ही वो 4 यहाँ से एक इस TPAX के बाद यहाँ निकल कर आ गया और वापस गया, और TPA के बाद दोबारा ये 5 बन के बाहर आ गया, क्योंकि एक और एडिशन हो गई। अगर इसको सही चलाना है तो करना ये पड़ेगा कि क्लॉक उस वक्त सिर्फ इनेबल हो जब ये 4 यहाँ आ चुका हो, और उतनी देर के लिए इनेबल हो कि ये 4 यहाँ से बाहर ना निकल जाए। दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। इस प्रॉब्लम को किसी तरह से अवॉइड करना है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा सर्किट इतना तो कर ले कि ये 4 यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से जाए, आंसर आए। ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और लेट्स से 4 नहीं था, ये ओरिजिनली 3 था, बट एनी हाउ जो भी यहाँ पे वैल्यू थी वो यहाँ से जाए, यहाँ पर आंसर प्रोड्यूस हो, वो आंसर यहाँ मौजूद हो। ठीक है, अगर आप में से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको ओरिजिनल वैल्यूज पे वापस ले आता हूँ। मैं 4 तो मैंने खराबी के लिए इंडिकेट किया था ना। सो मैं चाहता ये हूँ कि मेरा जो 3 ओरिजिनली पड़ा हुआ था इसके अंदर, 3 ओरिजिनली पड़ा हुआ था, 4 नहीं पड़ा हुआ था, मेरा जो 3 ओरिजिनली इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो 3 यहाँ से निकले, बाहर जाए, यहाँ पहुंचे, यहाँ 4 होकर आंसर आए, और वो 4 इसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, इतना मैं चीज़ सिर्फ चाहता हूँ। अब ये 4 दोबारा बाहर जाकर फिर बार बार स्टोर ना होता रहे, तो हाउ वुड आई मेक दिस हैपन? और यहाँ प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज़ नोट कीजिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो कुछ भी लैच की इनपुट पर आता है, व्हेन क्लॉक इज 1, वही चीज़ उसकी आउटपुट पर आ जाती है आफ्टर प्रोपिगेशन डिले, मीनिंग माई लैच इज ट्रांसपेरेंट। इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
सो द प्रॉब्लम इज दैट द लैच इज ट्रांसपेरेंट। ये सॉल्व कैसे हो सकती है? अगर किसी तरह से मैं इसको नॉन ट्रांसपेरेंट कर दूं, मीनिंग कि ये जो 3 था ये यहां से गया, यहां से गया, यहां तक 4 पहुंच गया, लेकिन वो 4 इसमें स्टोर नहीं हो रहा, यानी वो इसकी आउटपुट पे नहीं आ रहा। इसकी इनपुट पे 4 आया हुआ है, इसकी आउटपुट में 3 जा रहा है। आउटपुट में क्यू टी की वैल्यू पड़ी हुई है और इसकी इनपुट के ऊपर क्यू टी प्लस वन की वैल्यू आ रही है, टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन की वैल्यू आ रही है, और टी प्लस वन की वैल्यू आउटपुट में नहीं आ सक रही। कब आएगी? जब मैं क्लॉक के ऊपर कोई इनपुट दूंगा तब जाकर ये 4 यहाँ पर लैच होगा और तब ये इनपुट लेना बंद कर दे। यानी आई वॉन्ट दिस बिहेवियर टू बिकम नॉन ट्रांसपेरेंट। ये थी जी मोटिवेशन, किस वजह से हम वो करना चाह रहे हैं जो अगली स्लाइड में देखने लगे। अब पहले अगली स्लाइड में चलकर देखते हैं कि व्हाई इज द लैच ट्रांसपेरेंट एंड वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट और नॉट, और फिर देखेंगे कि इस ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने के लिए क्या करें। एक मोटिवेटिंग एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, आपको इससे हेल्प होगी शायद। I used to be in a military school, Garrison Academy, जो ये लाहौर में तुफैल रोड पर है, मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। सो और इस यहाँ पर हमें परेड करनी होती थी। सो on multiple years स्पोर्ट्स डे के अंदर I've been part of the parade in good positions अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस परेड के अंदर जब हमें सिखाई जाती थी चीज़ें, अब आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को कभी ज़िंदगी में परेड वगैरह करने का मौका मिला है या आपको शौक़ रहा है या नहीं। तो हमें जो हमारे आर्मी वाले उस्ताद सिखाते थे, उसमें मैं आपको एक दो बेसिक सी बातें बता दूं। फ़र्ज़ करें कि एक कमांड है मिलिट्री की जिसमें हम कहते हैं परेड होशियार। अब उर्दू में हो गई ये कमांड्स, पहले इंग्लिश में होती थी अटेंशन। सो वो उसको बड़ा लंबा करके कहते हैं, सो परेड होशियार, एंड देन एवरीवन जस्ट बिकम स्ट्रेट। तो हाथ सीधे नीचे करके टांगे जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दैट्स द होशियार पोजीशन। एंड देयर इज आसान बाश पोजीशन विच इज जिसमें आप स्टैंड एट ईज खड़े होते हैं, सो हाथ पीछे बांधे हुए होते हैं, टांगे थोड़ी सी आपने वाइड की हुई होती हैं। सो दैट्स द अदर पोजीशन। अच्छा, अब मसला ये है कि जब वो हमें सिखाते हैं ना, हमें कह रहे होते हैं जी जब कमांड दी जाएगी तो आपने इस कमांड के जवाब में आपने होशियार हो जाना है। तो अब पहला सवाल जहन में आता है कि भाई ये कमांड देने में आपने को 1.5 मिनट लगाया है, होशियार। मैंने होशियार होना किस वक्त है शुरू में होना है, दरमियान में होना है, आखिर में होना है, कब होना है? एंड सरप्राइजिंगली देयर इज अ वेरी प्रिसाइज आंसर टू दैट। और आप में से जो लोग कभी कर चुके हैं उन्हें पता होगा। द आंसर इज, जब होशियार का आखिरी रे सुनाई देगा ना, तो आपने साथ ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी। दैट्स व्हाई यू सी द होल परेड मूविंग ऑल एट वंस। तो इट्स नॉट कि वो पूरे के पूरे वर्ड के अंदर वो आपने अपने आप को चेंज करते रहना है, खाली उस आखिरी साउंड पे करना है। तो जब भी कभी सिंक्रोनाइजेशन लानी होती है, यू नीड टू सिंक्रोनाइज ऑन वेरी शॉर्ट कमांड्स, वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस पे सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। ये हमारी स्लाइड में जो हमने प्रॉब्लम इंडिकेट की है ना, इसका सोल्यूशन भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे आपने अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है, ना कि पूरी की पूरी पल्स के ऊपर कि जितनी देर क्लॉक बन रही है उसके अंदर आप जो है वो अपने सर्किट में चेंजेस करते रहें। बल्कि हम कहेंगे जब राइजिंग एज आएगा या फॉलिंग एज आएगा, हम कहेंगे उस वक्त आपने अपना सारे का सारा काम मुकम्मल करना है। ठीक है, नाउ विद दैट मोटिवेशन इन माइंड, लेट्स मूव ऑन। All right जी, so with the previous example and with the previous motivation, let's look at our latch and let's see कि क्या ये वाकई ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, और कब ये ट्रांसपेरेंट है और कब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इस एग्जांपल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसके इर्द गिर्द ना वही दोबारा खाना बना देता हूँ जो हमने इससे पहले बनाया था, कि इस डब्बे के अंदर जो कुछ भी है ना वो तो आपकी एसआर लैच है, तो इसलिए आपको उसका बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पूरे के इर्द गिर्द भी एक डब्बा बना लें, खाली डी और कंट्रोल इनपुट को देख लें, तो उतना भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो अब ये डब्बे जहन में रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी चीज़ नए सिरे से नहीं इसका इंजन खोल के बैठ जाना कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब आपको इस पूरी चीज़ की फंक्शनैलिटी मालूम है कि किस तरह से हो रही है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कंट्रोल को 1 कर दिया। सो व्हेन द कंट्रोल इज़ 1, व्हाट्स हैपनिंग हियर? अगर आपने डी के ऊपर 0 दिया है तो वो 0 स्टोर हो जाएगा, और अगर आप d को 1 कर देंगे तो साथ ही वो 1 स्टोर हो जाएगा, और फिर अगर आप d को 0 कर देंगे तो 0 स्टोर हो जाएगा। और 0 और 1 स्टोर होने का क्या मतलब है, वो यहाँ नजर आ रहे हैं। सो यहाँ आप प्रोपेगेशन डिले के बाद 0 to 1, 1 to 0 मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो जो असल चीज है वो इस टाइमिंग डायग्राम में नजर आ रही है। लुक एट दिस सी, दिस कंट्रोल, once the control is 1, यानी once the control is 1, which it is 1 for throughout this duration, इस ड्यूरेशन के अंदर अब आप नीचे वाली चीज़ों को देखें। जब D1 हो रहा है
बिकॉज सी इज 1, डी के 1 होने के बाद आफ्टर स्लाइट प्रोपेगेशन डिले, यानी देखें ये 1 हुआ है ना, ये चीज़ 1 हुई है, इसके कुछ प्रोपेगेशन डिले के बाद ये वाले 1 के असरात हमें यहाँ नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। और जब ये 0 कर दिया है मैंने, तो इसके असरात मुझे यहाँ नज़र आना शुरू हो गए। और अगेन मैंने डी की वैल्यू 1 कर दी है और कुछ प्रोपेगेशन डिले के बाद आउटपुट भी 1 हो गई, और फिर मैंने ये 0 की तो कुछ अब देर के बाद फिर आउटपुट भी 0 हो गई। तो जो भी मैं इनपुट पे कर रहा हूँ यानी डी पे कर रहा हूँ, वही चीज़ मेरी आउटपुट यानी क्यू प्लस क्यू पर नज़र आई चली जा रही है, प्रोवाइडेड माई माई इनपुट माई कंट्रोल इनपुट इज़ 1। जब भी कंट्रोल इनपुट 1 है, लैच ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, जो इनपुट पे है प्रोपेगेशन डिले, यानी इतने प्रोपेगेशन डिले के बाद वो चीज़ जो है वो मेरी आउटपुट के ऊपर आती जा रही है। ये ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है। ये इट्स अ बिहेवियर लाइक अ कॉम्बिनेशनल प्रोपिगेशन, कि जो भी कुछ लैचिंग मोड में यानी जब कंट्रोल 1 है होगा, तो डी से लेकर क्यू प्लस क्यू माइनस के ऊपर वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो और जो फाइनल वैल्यू लैच होती है, अब देखें वो तब होगी जिस वक्त ये आपने इसको दोबारा से 0 किया। जब 0 किया, जो भी आखिरी चीज़ आपके डी पर पड़ी हुई थी उस वक्त, वो चीज़ यहाँ पर स्टोर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब वो बीच में सब कुछ बाहर शो करता रहा। तो वो जो हमने अभी खराबी दिखाई है ना, ये इस प्रॉब्लम के पीछे जो मोटिवेशन है वो है जो पिछली स्लाइड में देख कर आए, कि योर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड योर सीक्वेंशियल सर्किट्स आर सपोज टू वर्क टुगेदर। वो कैलकुलेशंस करेंगे और इनमें स्टोर करेंगे। अगर ये उस स्टोर की भी वैल्यू को भी साथ ही आगे बता देंगे, तो वो वापस कैलकुलेशन में इफेक्ट ला सकती है और उससे कैलकुलेशंस के आंसर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्किट पूरा अनस्टेबल हो सकता है और वो गलत रिजल्ट्स दे सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गया कि जी, नाउ वी नो दैट आवर लैच इन द लैचिंग मोड, यानी व्हेन द कंट्रोल इज 1, इट्स ट्रांसपेरेंट। इस बिहेवियर को हम, इसका एक और नाम भी है, इसको हम पल्स ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे जब भी लेवल 1 है यानी कंट्रोल 1 है, तब तब आपकी इनपुट जो है वो उसमें सेव होती चली जा रही है, ठीक है। और पल्स ट्रिगर्ड का भी ये मतलब है, पूरे पल्स के बीच में हर जगह उसकी जो इनपुट है वो सेव होती चली जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट बिहेवियर। बाय द वे, एक चीज़ जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, ट्रांसपेरेंट तक की चीज़ों को हम लैचेस कहते हैं। आप लिटरेचर को जो पढ़ेंगे तो कई जगह पर आप नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को, जो हम अब आगे बनाने वाले हैं, उनको हम फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ी सी इनफॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, ये अक्रॉस द बोर्ड फॉलो नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक और आपकी स्लाइड्स इसे फॉलो नहीं करती, ये आगे भी जब नॉन ट्रांसपेरेंट भी कर देंगी तो लैच ही कहती रहेंगी। और आप ऐसी बुक्स भी देखेंगे कि जो लैच को भी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर कहीं फ़र्क है तो वो फ़र्क ये है, जो जो भी लिटरेचर इसमें फ़र्क करता है, कि लैच ट्रांसपेरेंट होती है और फ्लिप फ्लॉप नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। ये आगे जाकर इसकी थोड़ी सी बात और भी होगी। सो नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि हम अपनी लैच को नॉन ट्रांसपेरेंट कैसे करें। और अब पिछली सारी मोटिवेशन की गुफ्तगू को जोड़ कर पढ़ें तो हम ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा लैचिंग मोड जो है वो सिर्फ ब्रीफ पीरियड का हो। ऐसा ना हो कि आपने जो है ना वो प्रेड हो के अंदर जो है वो कभी हो कि शुरू में किसी ने अपने आप को होशियार कर लिया और किसी ने दरमियान में कर लिया, किसी ने आखिर में कर लिया। वी वांट कि एक एज ऐसा हो जिसके ऊपर हमारे पूरे का पूरा सर्किट जो है वो अगले स्टेट में स्टेप कर जाए, इट टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड। उसके लिए we want to synchronize our circuit either on the rising edges or on the falling edges. So right now what we are going to create, what we are going to make for ourselves is a rising edge triggered लैच, या जिसे मैं कहूँगा कि हम बहुत सारे लिटरेचर में आप पढ़ेंगे राइजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। इसी को हम फॉलिंग एज वाला भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये राइजिंग एज वाला है, ठीक है। और अब ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसमें हम एक बड़े जाने पहचाने दोस्त को वापस ला रहे हैं, जो आप आज ही सीख कर आए हैं जिसके बारे में, और उस दोस्त का नाम है आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो आप देख कर आए थे, जो कि आपको पल्स देकर वापस अपनी स्टेट में, अपनी स्टेबल स्टेट में वापस चला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम करने क्या लेंगे। प्रॉब्लम क्या था कि कंट्रोल जितनी देर 1 रहता है उतनी देर लैच ट्रांसपेरेंट होती है। हम इसका हल क्या निकाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका हल, पहला हल ये है, ऐसा करें कि हम कंट्रोल को 1 ही ज़्यादा देर ना रहने दें।
उसको 1 ही बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें, तो लिहाजा जो कुछ भी डी पर उससे पहले से पड़ा हुआ होगा बस वो वैल्यू लैच हो जाएगी। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ होगा क्या, और अब सब चीज़ें आपको मालूम ही हैं। देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे डी के ऊपर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, ठीक है, और वो 1 वैल्यू जो है वो यहाँ अंदर जाकर इस वक्त सेव हो रही है। अगर मेरा, अब ज़रा देखते हैं, मैं ये कहता हूँ मेरे क्लॉक के ऊपर या कंट्रोल के ऊपर मैं ज़ीरो दे देता हूँ, अभी कुछ स्टोर नहीं हो रहा, तो अब देखते हैं कैसे। ये ज़ीरो यहाँ मौजूद है, लिहाजा दूसरी वैल्यू डोंट केयर हो गई है, और लिहाजा यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ ज़ीरो आ रहा है, इन दोनों जगह ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू इसमें पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है पहले से, ठीक है। डी के 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस जगह से हम अपने सर्किट को शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको भी देख लेंगे जो अभी पहले समझ कर आए हैं, लेकिन आपको पता ही है कि ये ज़ीरो है तो ये 1 है, और ये 1 है तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है तो ये 1 है, इस जगह पर 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब जो भी मेरे कम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट्स आ रही थी, ये 1 से 0 हुआ, 0 से 1 हुआ, जो भी फाइनली लेट्स से ये स्टेबल हो गया 0 के ऊपर आकर, फैसला कर लिया कि ये 0 पर स्टेबल है। नाउ इज द टाइम व्हेन आई वांट टू सेव दिस फाइनलाइज्ड वैल्यू इन माय लैच। इसको मैं सेव करना चाहता हूँ लैच के अंदर। अब मैं ये कैसे करूँगा? अब मैं करूँगा सिंपली ये कि मैं, और लेट मी ऑल्सो रब दिस, मैं करूँगा सिंपली ये कि मैं यहाँ पर इस ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही 1 करूंगा, यहाँ कोई प्रोपगेशन डिले नहीं है, लिहाजा ये 1 फौरन यहाँ पहुंच गया, क्योंकि पुरानी वैल्यू यहाँ पर 1 पड़ी हुई थी ऑलरेडी। जब ये 0 था तो याद करें ये 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0 था और यहाँ 1 था। इन दोनों की मदद से फौरन से यहाँ पर एक 1 आया, उस 1 ने इसको और इसको 1 किया। इन दोनों को 1 करने से क्या हुआ कि जो भी ये वैल्यू थी जो कि यहाँ पर 1 की फॉर्म में और यहाँ पर 0 की फॉर्म में मौजूद थी, उसने यहाँ पर 1 रीसेट को 1 और सेट को 0 कर दिया, जिससे ये लैच रीसेट हो गई, लैच रीसेट हो गई, ठीक है। डी 0 था तो लैच रीसेट हो गई। और अब बाहर क्या हो रहा है? बाहर ये हो रहा है कि ये तो फौरन यहाँ 1 पहुंच गया था ना, अब इस 1 के असरात यहाँ से जा रहे हैं। सो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 से ये 1 हो गया, ये 1 से ये 0 हो गया। जैसे ये 0 यहाँ पहुंचा, साथ ही ये वाली चीज़ ऑफ हो गई, ये वाली चीज़ ऑफ हो गई, ये वाली चीज़ ऑफ हो गई, और लैच आपकी पूरी की पूरी जो है वो स्टोरेज के मोड में चली गई, ठीक है। इस चीज़ को नीचे टाइमिंग डायग्राम के ऊपर भी देखते हैं। टाइमिंग डायग्राम हमें ये दिखा रही है कि आप डी की, सबसे पहले आप डी की वैल्यू को नोट करें। डी की वैल्यू इस वक्त आपके पास आपने 1 की हुई है, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लॉक आपकी 0 है, लिहाजा ये डी की वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपकी आउटपुट पे कोई असर नहीं ला रही है, आपकी आउटपुट कंटिन्यूसली 0 है। नाउ ऑन योर कंट्रोल सर्किट यू गिव a positive edge and then you hold the value high। अब ट्रांसपेरेंट लैच में क्या था, इस पूरी की पूरे टाइम के अंदर जो कुछ भी डी पे आए वो चलता जाता है। असल में टी, ये वाला पॉइंट, अब हम इस पे देख रहे हैं कि क्या होगा इस पॉइंट पे, यानी दी आउटपुट ऑफ दी मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, टी की वैल्यू इनिशियली 1 हुई, ये वो टाइम था जिस पर यहाँ 1 पहुंच चुका है, यहाँ पुराना 1 पड़ा हुआ है, इतनी देर के लिए 1 रही। अगर ये प्रोपगेशन डिले टीपी है, ये टीपी है और ये टीपी है, तो इसकी जो विड्थ है ये वाली, ये 3 टीपी है। 3 टीपी के लिए ये वाली चीज़ 1 रही और उसके बाद ये 0 हो गई। इतनी देर के अंदर डी की जो भी वैल्यू थी वो लैच होकर आपकी आउटपुट में सेव हो गई। अब आप जो मर्जी डी को बदलते रहें, अब कुछ नहीं सेव होने लगा। ये बेशक आपका जो है ये वाली चीज़ 1 है, लेकिन ये क्योंकि टी आपका 0 है इस एक एज, एक पल्स के बाद, और इस पल्स को हम बहुत छोटा भी कर सकते हैं। अगर सिंगल नॉट गेट लगा देते हैं यहाँ पर ऊपर, तो ये खाली टीपी की विड्थ का होता। तो नाउ एसेंशियली यू आर परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन द राइजिंग एजेस ऑफ योर कंट्रोल इनपुट। राइजिंग एज पर हो रहा है और उससे नीचे कुछ नहीं हो रहा। सो नाउ यू हैव क्रिएटेड दैट नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, विच मीन्स कि यू हैव क्रिएटेड योर फ्लिप फ्लॉप, योर राइजिंग एज ट्रिगर्ड लैच या योर राइजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जिसने वैल्यू लैच डिपेंड्स ऑन द डेटा एज द क्लॉक राइजेस, द आउटपुट रिमेन स्टेबल एट ऑल अदर टाइम्स। तो अब वो जो मसला था ना कि जो हम पीछे अभी देख कर आए थे कि ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है और ये आपका जो है वो लेट से ALU है, और ये इसकी एक इनपुट है जो 1 आ रही है, और ये इसकी आउटपुट लेट से यहाँ जा रही है और इसकी आउटपुट यहाँ आके स्टोर हो रही है। तो नाउ दैट प्रॉब्लम इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। अब होगा क्या, लेट से यहाँ पर 3 पड़ा हुआ था, 3 यहाँ आया, आंसर 4 आया। जब आपने एज दिया है यहाँ पर
तो वो बिल्कुल एक ब्रीफ सा छोटा सा एज आया है जिसमें ये 4 यहाँ स्टोर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही इसकी इनपुट बंद हो गई, तो 4 यहाँ स्टोर हो गया, 4 यहाँ पे पहुंचा, आंसर 5 बना, लेकिन वो 5 अब अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपने इस चीज के बाद बंद कर दिया दरवाजा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। फर्ज कीजिए कि आप एक ब्लैक फ्राइडे सेल्स वगैरह आपने देखी है ना, वो यूएस के आपने शायद वीडियोस भी देखी होंगी, वहां पर काफी ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब चीजें सस्ती हुई भी होती हैं, तो वो स्टोर्स के बाहर एक रश लगा हुआ होता है, मतलब हजारों बंदा जो है ना वो धक्के देने को तैयार खड़ा हुआ है, और स्टोर वाले कहेंगे कि जी आपने खाली 3 लोगों को अंदर आने देना है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ, या एक को अंदर आने देना है। तो आप कैसे करेंगे? आप दरवाजे पे जाएंगे और बहुत छोटा सा उसमें खोलेंगे कि एक बंदा फंस के गुजरे और ठक करके बंद कर देंगे। So you just give them a narrow window to walk through. Here you're giving a very narrow time window for the actions to happen. So in that time window जो हो गया सो हो गया, उस टाइम विंडो के बाद कुछ भी चीज गुजर नहीं सकेगी। एंड द नैरोअर द बेटर, इस केस में जितना नैरो होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो हम एक नैरो विंडो देंगे जिसके अंदर अगली वैल्यू इसमें लैच हो जाए, और उसके बाद दरवाजा बंद कर देंगे कि अब और कुछ नहीं आ रहा, तो वो कहेगा जी मैं फिर बदल के वापस आ गया हूँ, तो नहीं अब नहीं आप अंदर आ सकते, अब दरवाजा आपके लिए बंद हो गया। दैट्स हाउ यू सिंक्रोनाइज योर सर्किट। अब अगला क्लॉक पल्स आएगा तो यहाँ से गेम एक स्टेप और आगे चलेगी, तब अगली वैल्यू इसमें लैच हो जाएगी और वहां से ये सर्किट आगे चलेगा, ठीक है। तो ये जो सी है ना, ये इवेंचुअली क्लॉक के साथ जोड़ देना है, लेकिन खैर अभी अभी उसको रहने दें। ये वो बात है, अगेन विकिपीडिया डायरेक्टली छापा, सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये कॉपी किया है और मैंने ऊपर रेफरेंस दे दिया है, सो इट्स नो लॉन्गर प्लेजरिज्म। बट दिस इज जस्ट फॉर यू, जो वहां जाकर नहीं पढ़ेंगे उनके लिए मैंने यहाँ कॉपी कर दिया था कि आपको ये फर्क जहन में रहे कि लैच और फ्लिप फ्लॉप के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लैच ट्रांसपेरेंट होती है, यही इनमें मेन डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस जो है ना, ये ज़रा रिसेंट है और बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। तो बहुत सी बुक्स में आपको ये मिलेगा, लेकिन बहुत सी बुक्स में जो है ना वो आपको इंटरचेंजेबली दोनों नाम मिलेंगे। कुछ हर चीज़ को ही लैच कहेंगे जैसे हमारी बुक कह रही है, कुछ हर चीज़ को फ्लिप फ्लॉप कहेंगे जैसे आपको कुछ और बुक्स मिलती हैं, और कुछ बुक्स जो हैं जो फॉर एग्जांपल जो मॉरिस मैनो की एक बुक यूज़ होती है डीएलडी की वगैरह, वो सब लैच और फ्लिप फ्लॉप को बड़ा क्लियरली अलग करते हैं कि लैच क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको फ़र्क कम से कम पता होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी रीडिंग लिटरेचर फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस। अब जब फ्लिप फ्लॉप्स की बातें हो ही गई हैं तो सिर्फ आपको एक और अंदाज में फ्लिप फ्लॉप बनाने का सिखा दूं, जो कि इसका दूसरा तरीका है जो आपको बहुत सी बुक्स में मिलेगा। एक तो मैंने आपको एज ट्रिगरिंग तो सिखा दी, यूजिंग जो आपका एलिमेंट था जो थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक दूसरी इनपुट में आउटपुट में ले जाता है, फिर अपनी ओरिजिनल स्टेबल इनपुट आउटपुट के ऊपर जाकर स्टेबल हो जाता है। सो ये मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से आपने उसका राइजिंग एज ट्रिगर्ड बिहेवियर लगा दिया। ये एक और अंदाज है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाने का, और ये है मास्टर स्लेव मोड। तो इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल ऊपर वाली डायग्राम में आपको एक डी लैच फॉलोड बाय एन एस आर लैच नजर आ रही है, नीचे वाली डायग्राम में डी लैच फॉलोड बाय डी लैच नजर आ रही है। मैं पहले नीचे वाले को सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि देखें ये किस तरह चल रहा है। इसमें से जो पहले वाली है ना उसको हम कहते हैं मास्टर, और जो दूसरे वाली है उसको हम कहते हैं स्लेव, ठीक है। अब जरा देखिए कि क्या होगा। फर्ज कीजिए कि डी के ऊपर 0 पड़ा हुआ है और मेरी क्लॉक के ऊपर जो है वो इस वक्त फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से 0 प्रोवाइड किया हुआ है। अगर क्लॉक पे 0 है तो इस जगह पर 1 आ रहा है और इस जगह पर 0 आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो 0 की जो नई इनपुट है जो D है वो यहां तक तो पहुंच चुकी है। सो यहां पर मेरा 0 स्टोर हुआ है, बिकॉज दिस इज अ डी लैच, दिस इज नॉट एन एज ट्रिगर। बाय द वे ये जो दोनों कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स एज ट्रिगर्ड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट लैचेस हैं, यानी ये सादी भोली भाली लैचेस हैं। सो द फर्स्ट लैच हैज नाउ स्टोर्ड 0, हाउएवर द सेकंड लैच उसका दरवाजा बंद है। जो ये 0 है ये यहां तक तो पड़ा हुआ है, यहां से आगे नहीं जा सकता। अब अगर ये बदलता रहे, फर्ज करें ये 0 से 1 हो तो वो 1 यहाँ आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ 1 नहीं किया, बोल दिया। और सिमिलरली ये 1 से फिर 0 हो तो जी यहाँ यहाँ ये 1 से फिर 0 हो जाएगा और ये 1 से फिर 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितनी मर्जी देर तक अपने आप को बदलना चाहे बदलता रहे। हाउएवर अब मैं करने लगा हूँ इसको, लेट्स से ये 1 इसकी वैल्यू है, ये 1 यहाँ पे आया हुआ है और ये 1 यहाँ पे आया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने इस 0 को 1 कर दिया। अब देखिए क्या होगा। टीपी प्रोपेगेशन डिले के बाद ये 1 यहाँ पर 0 बनकर पहुंचेगा, ठीक है। ये रास्ता बंद हो गया, ये दरवाज़ा क्लोज हो गया। जैसे ये 0 हुआ ये दरवाज़ा बंद हो गया। इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू यहाँ आ रही थी वो यहाँ पर आखिरी उसको जो रास्ता मिला वो यहाँ पहुंच गई, ठीक है।
कि बिल्कुल ठीक है ना, ये दो दरवाज़ों वाला वो नहीं होता जैसे परिंदों का, अगर आप कहीं वाइल्ड लाइफ पार्क वगैरह जाएं तो परिंदों के केज के बाहर दो दरवाजे लगे हुए होते हैं कि अंदर का दरवाज़ा खोलेगा तो परिंदा दरमियान की जगह आ जाएगा, अब बाहर का दरवाज़ा खोलेगा तो वो बाहर निकलेगा। तो ये अंदर का दरवाज़ा खुला है और ये वन यहाँ पहुँच चुका है और ये वन यहाँ मौजूद है। अब देखिए जिस वक्त ये वाली चीज़ यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर ये ज़ीरो होकर पहुँची है, बाहर का दरवाज़ा बंद हुआ है, अब क्या होगा, ये बंद हो चुका। अब ये वाली चीज़ इस प्रोपेगेशन डिले टीपी के बाद यहाँ से होती हुआती और अब इधर पहुँचेगी और ये बन जाएगी इस ज़ीरो से वन। जब ये वन बनी तो अंदर का दरवाज़ा खुला और ये वन जो यहाँ पड़ा हुआ था ये यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इससे अगले स्टेप पर सर्किट को ले जाने लगा हूँ। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं दोबारा से, अच्छा अब फ़र्ज़ करें पहली चीज़ तो ये कि अब इस टाइम पे इसी स्टेट के अंदर रखते हुए मैं अगर यहाँ कोई तब्दीली करूँगा तो क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है, ये सी ज़ीरो हुआ हुआ है, लिहाजा ये ज़ीरो यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई ना कि अब बाहर की चीज़ों से ये कम्प्लीटली दरवाज़ा बंद है। ये बाहर की चीज़ें अब पहली वाली लैच में ही नहीं जा सकती क्योंकि पहली लैच का दरवाज़ा बंद हुआ हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला नहीं है होपफुली इसके अंदर आपको। अब ज़रा देखते हैं कि, और एंड लेट मी बेसिकली रब थिंग्स अ लिटिल बिट, जो बेकार की चीज़ें उन्हें मैं हटा देता हूँ, जो इस वक्त करंट स्टेट है मैं सिर्फ उसको इसमें बाकी रख लेता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टेट ऑफ द सर्किट एट दिस पॉइंट एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर क्या, इट डजेंट मैटर यहाँ कुछ भी आ रहा है, ये अंदर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये दरवाज़ा पहली बारी मास्टर लैच का दरवाज़ा बंद है। अच्छा, नाउ आई प्रोवाइड, लेट से यहाँ से ये वन से अब तक ज़ीरो हो चुका है, नाउ आई प्रोवाइड हियर अ ज़ीरो, व्हेन अ ज़ीरो गोज़ हियर, अब देखिए ये ज़ीरो यहाँ से गुजर के यहाँ वन बन के पहुंचा, इस वन बनने से ये पहली वाली लैच का दरवाज़ा खुल गया और ये ज़ीरो यहाँ लैच होना शुरू हो गया एंड नाउ देयर इज़ अ रेस। अब ज़रा देखते हैं कि वो रेस किस तरह की है। दिस इज़ अ होल डी लैच, इसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे गेट्स लगे हुए हैं। दिस इज़ अ सिंगल गेट, ये वन यहाँ से गुजरेगा टीपी टाइम में, ज़ीरो बनेगा और भाग के यहाँ तक पहुँच जाएगा, जबकि ये जो ज़ीरो था जो यहाँ से इधर गया है, इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट टाइम वुड बी ग्रेटर देन, अगर मैं इसको कहूँ टी डी, सो द टी डी वुड बी ग्रेटर देन, सॉरी मैंने साइन उल्टा बना दिया, सो द टी डी वुड बी ग्रेटर देन माई टी पी, टी पी से टी डी बड़ा होगा, क्योंकि टी डी बड़ा होगा लिहाजा जितनी देर तक ये वाला ज़ीरो यहाँ पहुँचेगा ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो इन अदर वर्ड्स फॉलिंग एज यानी वन से ज़ीरो वाली ट्रांजिशन के ऊपर आपकी सेकंड वाली लैच में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि जो अगर मैं दोबारा इस ज़ीरो से वन की ट्रांजिशन करूँगा तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले देखा था इसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स दिस इज शोइंग मी अ राइजिंग एज ट्रिगर्ड बिहेवियर जो कि फॉलिंग एजेस के ऊपर कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको बेशक अपने तौर पर एक दफ़ा खुद से भी करके देख लें, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं ऊपर वाला भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि अगर कोई किसी के जहन में कन्फ्यूजन थी तो वो ऊपर वाली से क्लियर हो जाएगी, उसमें भी यही काम हो रहा है, सिर्फ एस आर की मदद से हो रहा है। लेट्स सी जनाब, उसको भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा d की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर लेट से 1 आ रहा है। इस स्टेट के ऊपर आप इस वक्त हैं, ठीक है, आप 1 वाली स्टेट में। जब आप इस 1 वाली स्टेट के अंदर हैं तो पहला वाला दरवाज़ा बंद है, कोई भी चीज़ पहली वाली लैच के अंदर नहीं जा सकती। मैं इसको 1 से 0 करता हूँ। अच्छा, अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर ना अब q और q, सो दिस इज़ योर q प्लस एंड दिस इज योर क्यू माइनस, तो अब दोनों की वैल्यूज एस और आर के ऊपर जा रही हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमें नहीं मालूम कि इसमें स्टोर क्या हुआ है, दरवाज़ा हमने खुला देखा ही नहीं है। अब मैं यहाँ दरवाज़ा खोलने लगा हूँ, सो इसको मैंने ज़ीरो किया, ये 1 हुआ, दरवाज़ा खुला, ये वाला 1 जो डी पे पड़ा हुआ था ये इसके अंदर जाकर स्टोर हो गया, मीनिंग कि यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन इनके यहाँ पहुँचने से पहले पहले ही ये जो मेरा 1 था ये यहाँ 0 इस टीपी के बाद 0 बन के यहाँ पहुँच चुका है और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब हमें ये नहीं पता कि इस सेकंड वाली स्लेव लैच में क्या स्टोर्ड है, ये पता है कि मास्टर लैच के अंदर हमारा 1 स्टोर्ड है। ठीक है, अब जब हमारा राइजिंग एज आएगा 0 से 1 का एज आएगा, अब ये 1 का एज क्या करेगा, 1 यहाँ से निकला, यहाँ 0 बन के पहुँचा, सो दिस बिकम्स अ 0 और ये वाला 0 यहाँ आकर दिस बिकम्स अ 1, दरवाज़ा खुला और जो वैल्यू यहाँ पड़ी हुई थी वो इसमें जाकर स्टोर हो गई। ठीक है, तो इसने अंदर की वैल्यू उठाकर रख ली। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज सिंपली
दरवाजे बना रहा हूं मैं ये, दिस इज अ डबल डोर पाथवे। और ये किस तरह से चल रहा है कि नॉर्मल हालात में पहला दरवाज़ा खुला होता है, अब मैं खुले को इंडिकेट कर देता हूँ, आई डोंट नो, सो दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, लोग यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जिस वक्त भी मैं इस पहले दरवाजे को, दूसरे दरवाजे को खोलना चाहता हूँ, उससे पहले मुझे पहले दरवाजे को बंद करना पड़ता है। सो आई क्लोज दिस डोर, so it changes its state, it becomes closed and then it becomes open. When this becomes open, जो कुछ भी यहाँ पड़ा होता है वो यहाँ से आगे चला जाता है, लेकिन अब पहला दरवाजा बंद हो चुका है तो नई आने वाली चीजें अब बीच में नहीं आ सकती। That's the behavior being shown here. This is the master slave formation. Master slave formation भी आपको बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाई है, ये दोनों भी आपको राइजिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स दिखा रही हैं। ठीक है, इसे अपने तौर पर एक दफ़ा खुद भी रन करके देख लीजिएगा, ड्राई रन करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने अटेंशन रखनी है अपनी प्रोपेगेशन डिलेज के ऊपर, एंड एवरीथिंग एल्स वुड बी क्लियर टू यू।